तो आज हम विज्ञान की एक सबसे बड़ी जासूसी कहानी को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि हम क्यों हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीवन के उस सीक्रेट कोड की। सोचिए, आखिर वो क्या चीज है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी जीव का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है। मतलब एक इंसान को इंसान क्या बनाता है और एक छोटे से बैक्टीरिया को बैक्टीरिया क्या बनाता है। दशकों तक वैज्ञानिक इसी एक सवाल के पीछे पड़े थे और इस कहानी का पहला बड़ा सुराग मिला 1928 में। यह सुराग एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से सामने आया जिसमें निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया और कुछ चूहों का इस्तेमाल हुआ था, और इसके जो नतीजे निकले उसने सबको हैरान कर दिया। तो कहानी में आते हैं एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ। वो बैक्टीरिया के दो अलग अलग स्ट्रेन्स पर काम कर रहे थे। एक था एस स्ट्रेन, जिसकी कॉलोनी एकदम स्मूथ थी और ये जानलेवा था, और दूसरा था आर स्ट्रेन, जिसकी कॉलोनी थोड़ी खुरदरी थी और ये पूरी तरह से हानिरहित था, मतलब हार्मलेस। पहला स्टेप जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एस स्ट्रेन से चूहा मर गया, दूसरे में आर स्ट्रेन से जिंदा रहा, तीसरे में मरे हुए एस स्ट्रेन से भी जिंदा रहा। लेकिन चौथा स्टेप यह था असली शॉकर। जब मरे हुए एस स्ट्रेन को जिंदा आर स्ट्रेन के साथ मिलाया गया तो चूहा मर गया। मतलब मरे हुए बैक्टीरिया में से कोई रहस्यमयी चीज जिंदा और हानिरहित बैक्टीरिया को एक किलर में बदल रही थी। ग्रिफिथ ने इसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने ये तो साबित कर दिया था कि कोई चीज है जो ये बदलाव ला सकती है, पर वो चीज असल में थी क्या? ये अणु कौन सा था? ये रहस्य अब भी बना हुआ था। तो चलिए अब इस इन्वेस्टिगेशन के अगले फेज पर चलते हैं, जहां वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस रहस्यमयी मॉलिक्यूल की पहचान करने की ठान ली थी। अब सीन में आते हैं तीन और साइंटिस्ट्स, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मकार्थी। 1940 की बात है और इन्होंने तीन मुख्य सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई: प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। अब उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने ऐसे एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जो एक एक करके इन सस्पेक्ट्स को खत्म कर सकते थे। तो पहले उन्होंने प्रोटीन को नष्ट किया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुआ। फिर उन्होंने आरएनए को नष्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन तब भी हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनए को नष्ट करने वाला एंजाइम डाला, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया पूरी तरह से। तो सबूत बिल्कुल साफ था। कातिल, या कहें कि यह ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि डीएनए था। तो एक बड़ी गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन इसने एक और बड़े सवाल को जन्म दे दिया। आखिर ये मॉलिक्यूल, ये डीएनए दिखता कैसा है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? ओके, तो अब हम उन सुरागों की पड़ताल करते हैं जिन्होंने मिलकर हमें जीवन के इस ब्लूप्रिंट की तस्वीर दिखाई। उस समय तक वैज्ञानिकों को इतना तो पता था कि डीएनए एक पॉलीमर है, मतलब एक लंबी चेन है जो तीन बेसिक चीजों से बनी है: एक फॉस्फेट ग्रुप, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक नाइट्रोजनी बेस। और ये बेस चार तरह के होते हैं: ए, टी, सी और जी। फिर एक और अहम सुराग मिला बायोकेमिस्ट इरविन चारगाव से। उन्होंने देखा कि किसी भी जीव के डीएनए में जितनी मात्रा ए की होती है, ठीक उतनी ही टी की होती है, और जितनी जी की उतनी ही सी की। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। इसका मतलब यह था कि ए और टी की आपस में कोई जोड़ी बनती है और जी और सी की आपस में। और फिर आया फाइनल पीस ऑफ द पजल। रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे इमेजेस ने पहली बार दिखाया कि ये मॉलिक्यूल सीधा नहीं है, बल्कि एक कस कर घूमी हुई एक हेलिकल शेप में है। और बस इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। 1953 में उन्होंने अपना फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दुनिया के सामने रखा, और इस एक मॉडल ने बायोलॉजी की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो ये डबल हेलिक्स दिखता कैसा है? सोचिए, एक घुमावदार सीढ़ी की तरह जिसके दो स्ट्रैंड्स हैं। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं। मतलब एक अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उसके ठीक उल्टी दिशा में 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ चलता है, बिल्कुल एक 2 वे ट्रैफिक की तरह। और इस सीढ़ी के जो डंडे हैं वो बने हैं इन्हीं बेस पेयर्स से। हमेशा ए टी के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यह पेयरिंग का नियम ही डीएनए के स्ट्रक्चर का आधार है। तो चलिए, स्ट्रक्चर तो सॉल्व हो गया, लेकिन इस स्ट्रक्चर ने सेल के लिए एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम खड़ी कर दी। पता है, अगर एक इंसान की किसी भी एक सेल के अंदर से डीएनए निकालकर उसे सीधा फैलाया जाए तो वो कितना लंबा होगा,
करीब 2.2 मीटर्स। सोचिए, एक इंसान की हाइट से भी ज्यादा लंबा धागा। तो सवाल ये उठता है कि इतना लंबा मॉलिक्यूल एक माइक्रोस्कोपिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे होता है? और इसका जवाब है कमाल की पैकेजिंग। सेल के पास एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। वो हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स का इस्तेमाल करता है, जो एक तरह की चरखी का काम करते हैं, और डीएनए का नेगेटिवली चार्ज्ड धागा इन पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर कसकर लिपट जाता है। इस बेसिक यूनिट को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और फिर ये मोतियों की माला जैसे स्ट्रक्चर और भी ज्यादा कॉइल और सुपर कॉइल होते हैं, तब जाकर बनते हैं क्रोमोसोम्स। इसी शानदार पैकेजिंग की वजह से इतनी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इतनी छोटी सी जगह में एकदम सुरक्षित और ऑर्गेनाइज तरीके से रखी जा सकती है। तो हमने देख लिया कि जीवन का ये ब्लूप्रिंट, ये कोड कैसे स्टोर होता है और कैसे कॉपी होता है। पर असली सवाल तो अब आता है, इस कोड को पढ़ा कैसे जाता है? कैसे इस कोड में लिखी जानकारी से प्रोटीन बनते हैं और कैसे वही प्रोटीन तय करते हैं कि कोई जीव कैसा दिखेगा, कैसा काम करेगा? ये कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प अध्याय